हेलो मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है पंचतंत्र, आचार्य विष्णु शर्मा। तो हम आपको बताएंगे कि पंचतंत्र की एक कहानी है, कहानी की किताब है। इसमें लगभग 300 यानी कि 300 कहानियां हैं। ये कहानियां आचार्य विष्णु शर्मा ने लिखी, जो उन्होंने किसी को बताया था। कैसे बताया, क्या हुआ था, पूरी कहानी बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पंचतंत्र लिखा कब गया। तो ये आपको बीसीई में लिखा गया था। बीसीई मतलब ईसवी पूर्व, जब से हम ईसवी गिनना शुरू किए 1 2 3, उससे पहले का है ये। तो हम आपको बता दें कि पंचतंत्र जो है वो आज से लगभग 2200 साल 2200 ईयर्स अगो या फिर 2400 ईयर्स अगो इसको लिखा गया था। अब प्रश्न उठता है कि विष्णु शर्मा कौन थे। आचार्य विष्णु शर्मा का जन्म वही आज से लगभग 2400 ईयर्स अगो और 2200 ईयर्स अगो इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में कोई सही डेट नहीं है कि किस वक्त और कौन से टाइम में ये जन्म लिए थे। उसका कोई सन, ईस्वी या फिर वर्ष का कोई विवरण मुझे जानकारी के रूप में नहीं मिला है। अब हम आपको बताते हैं पंचतंत्र का मतलब। पंचतंत्र का मतलब होता है 5 ग्रंथ, यानी कि पंचतंत्र में 300 कहानियां ली गई, लेकिन 300 के 300 कहानियां 5 के 5 ग्रंथ हैं और ये सभी तरह के विचारों से भरे हुए हैं। इसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति इंटेलिजेंट, बुद्धिमान बन सकता है। आज के दौर में आप देखोगे लोग इंजीनियर, डॉक्टर सब बन जाते हैं, अच्छी नौकरियां भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन एक बात की बड़ी दिक्कत होती है लोगों में कि वो अच्छी नौकरी प्राप्त करने के बाद भी देखा गया है कि वो बुद्धिमान नहीं है, जीवन में संतुष्ट नहीं है, चालाक नहीं है। जहाँ पर वो काम करते हैं, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, उनका वहाँ पर शोषण हो जाता है। मैं कहूँगा ऐसे सारे लोगों को जरूर पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़नी चाहिए, ताकि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितना भी मैथ्स का नॉलेज लिया हो, लेकिन अगर पंचतंत्र का आप नॉलेज लोगे, उनकी कहानियों को पढ़ोगे, तो जीवन आपको सुचारू ढंग से जीना आ जाएगा। अगर आपके साथ कोई चालाकी करता है तो उस चालाकी को समझना आ जाएगा। अगर आपका कोई शोषण करता है तो उस शोषण से बचना आ जाएगा। तो आइए हम इस पंचतंत्र के बारे में जानते हैं कि ये स्टोरी कैसे लिखी गई, क्यों लिखी गई, कहाँ लिखी गई। तो सबसे पहले देखते हैं कि आचार्य विष्णु शर्मा का जन्म वैसे कश्मीर में हुआ था। जो जानकारी मिली है कि इनका जन्म कश्मीर में हुआ था, लेकिन ये दक्षिण भारत का एक नगर था, यानी कि एक आप कह सकते हो राज्य था, महिला रौप्य राज्य। महिला रौप्य राज्य में एक बहुत ही गुणवान, विवेकी और व्यवहार से भरा हुआ काफी बुद्धिमान राजा था। उस राजा का नाम था अमर शक्ति। अमर शक्ति राजा के 3 पुत्र थे। एक था अनंत शक्ति, बहुशक्ति और उग्र शक्ति। बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति, ये अमर शक्ति के 3 पुत्र थे, 3 राजकुमार। लेकिन तीनों के तीनों अविवेकी थे, अव्यवहारिक थे। किसी भी तरह का उनमें कोई नॉलेज नहीं था, कोई दया धर्म कुछ था ही नहीं। लेकिन अमर शक्ति के बुद्धिमान का तो पूरे दुनिया में लोहा माना जाता था। अमर शक्ति के बारे, उनके न्याय के बारे में, उनकी बुद्धिमत्ता पूर्वक न्याय करना अदालत में और राजा के बीच में भी ये फेमस थे, और राजा सब भी इनकी प्रशंसा करते थे। लेकिन इनका ही अपना तीनों पुत्र, बहुशक्ति, अनंत शक्ति और उग्र शक्ति, तीनों बिल्कुल अविवेकी। अदालत में दो पक्षों की बातों को सुनकर न्याय करना तो बहुत दूर, ये लोग तो एक तलवार भी चलाना नहीं जानते थे, राजकाज चलाने की तो बहुत दूर की बात है। अमर शक्ति के तीनों पुत्र अपने राजसी सुख में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि उन्हें किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं था।
फिर अमर शक्ति काफ़ी दुखी रहने लगे। फिर एक बार उन्होंने अपने मंत्री से इस बारे में बात किया। मंत्री जो मुख्य मंत्री यानी कि महामंत्री थे, उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कोई न कोई इसका जोड़ तोड़ जरूर निकालेंगे कि हमारे राजकुमार हमारे राज्य को चलाने के लायक कैसे बने। ऐसे में महामंत्री ने राज्य के और दूसरे राज्यों के भी सभी राज्यों से उन्होंने ब्राह्मणों को यानी कि बुद्धिमान ब्राह्मणों को बुलाया कि इस पर हम विचार करेंगे कि बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं। ऐसे में वैसे तो महिला रौप्य नगर में ही रहते थे उस वक्त आचार्य विष्णु शर्मा, लेकिन विष्णु शर्मा तक्षशिला से पढ़े थे और तक्षशिला में ये पढ़ाते भी थे यूनिवर्सिटी में। ये संस्कृत में पंचतंत्र को लिखे थे। तो 500 लगभग 500 ब्राह्मण को बुलाया गया अमर शक्ति के दरबार में। तो उसमें विष्णु शर्मा भी आए थे और विष्णु शर्मा उस वक्त 80 साल के थे, 80 ईयर्स के थे, काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। 500 के 500 ब्राह्मण जब आए और राजा अमर शक्ति ने पूछा कि आप लोग हमें कोई रास्ता बताइए कि हम अपने राजकुमारों को कैसे शिक्षित करें ताकि वो हमारे राज्य को आगे चला सके। बताइए कि अगर मैं मरूं तो क्या सोचकर मरूं, क्या मेरी आत्मा को कोई संतुष्टि मिलेगी कि मेरा पुत्र मेरे राजकुमार मेरे मरने के बाद मेरे ही राज्य को संभाल नहीं पाएंगे, ऐसे दुख से मरेंगे तो क्या हमारी आत्मा को मुक्ति मोक्ष प्राप्त होगी? मैं कितना दुखी होकर मरूंगा। सारे ब्राह्मणों ने उनको कहा कि देखिए राजन, इस दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को राजकुमार को कहिए पढ़ने के लिए। कुछ उनके मन में भी जागना चाहिए नैतिकता कि उन्हें राजकाज संभालना है तो उन्हें सीखना चाहिए। सैन्य शक्ति या सेना के बीच में जाकर सेनापति के साथ रहें, उनके साथ हथियारों का भी प्रशिक्षण लें। तरह तरह के जितने वहाँ ब्राह्मण थे सब ने अपने अपने तरह का विचार दिया। वास्तव में तीनों जो उनके राजकुमार थे वो 20-20 साल के हो गए थे, यानी कि बिल्कुल वयस्क हो गए थे। अब इस वक्त उन्हें पाठशाला या अन्य स्कूल में भर्ती कराकर ये सब का चीज़ों का नॉलेज दे, ये मुमकिन नहीं था। बड़े होने के बाद इसको नॉलेज कैसे दिया जाए और किस तरह इसे व्यवहारिक और विवेकी इंसान बनाया जाए। फिर 500 के 500 ब्राह्मण ने जो कुछ भी उनको दिया राय विचार, राजा संतुष्ट नहीं हुए कि हाँ वेदों को या ग्रंथों को पढ़ने से ये होशियार बन जाएगा, हथियार चलाने की ट्रेनिंग ये सब इस वक्त दिया जाए, ये लोग शुरू से कुछ किया नहीं, अब क्या होगा। फिर वहाँ पर एक बिजली सी कौंधने वाली एक आवाज़ गूंजी और वो आवाज़ थी विष्णु शर्मा की। वो 500 ब्राह्मणों में से वो भी बैठे थे। आचार्य विष्णु शर्मा ने कहा, महाराज इस दुनिया में सब कुछ संभव है, लेकिन ज़रूरत है ढूंढने वाले की। मेरी उम्र तो काफ़ी हो गई है, लेकिन मैं इस बात का बीड़ा उठाता हूँ कि मैं आपके तीनों राजकुमार को विवेकी और व्यवहारिक बना दूंगा जिससे कि वो राजकाज चला सके। महाराज ने पूछा कि आचार्य जी आप इतने बूढ़े हो गए हो उम्र के, कैसे होगा? उन्होंने कहा सब कुछ होगा, मेरे पास अनुभव है, लेकिन आप हथियार चलाने की ट्रेनिंग ये सब, कहा वो सब हो जाएगा, आप देखना जब आपका राजकुमार विवेकी और व्यवहारिक बनकर आएगा तब आप मुझे तीनों राजकुमार को सौंप दो। राजा क्या करता, राजा कहते ना अंधे को क्या चाहिए, एक आंख। सारे ब्राह्मणों की बात पसंद तो नहीं आई, लेकिन आचार्य विष्णु शर्मा को तो देश दुनिया के लोग जानते थे। वो महिला रौप्य नगर में ही रहते थे, यानी कि अमर शक्ति के राज्य में, और अमर शक्ति भी जानते थे इनको कि ये बहुत बुद्धिमान है, इसलिए उनको अपने तीनों राजकुमार सौंप दिया अमर शक्ति ने। वो तीनों राजकुमार को लेकर आचार्य विष्णु शर्मा अपने घर पर आ गए और उनसे बिठाकर वो 300 कहानियाँ सुनाए और उन 300 कहानियों को लिपिबद्ध करके एक पंचतंत्र नामक किताबें भी लिख दी। हालांकि आप जानते हो उस समय में संस्कृत चलता था,
इसलिए उन्हें संस्कृत में ही ये सारे नॉलेज दिए गए, जिसे आज हम लोग हिंदी में चेंज करके पढ़ते हैं। और बहुत ही रोचक कहानियाँ होती हैं, जिनमें चालाक लोमड़ी से लेकर चालाक बंदर से लेकर सभी तरह के उसमें शेर, बाघ, इन सब का। अब प्रश्न उठता है कि जब कहानियाँ खत्म हुई और आचार्य विष्णु शर्मा तीनों राजकुमार को लेकर वापस आए राजा अमर शक्ति के पास, तो तीनों व्यवहारिक था, तीनों हथियार भी चलाना जानता था, तीनों विवेकी भी था और तीनों उच्च किस्म के बुद्धिमान बन चुके थे। कैसे? इस बात पर आप लोगों को प्रश्न उठेगा कि ये कैसे हुआ। देखो, अगर तलवार कैसे चलाई जाती है, अगर उस बात को हम बड़ी ही तरीके से स्टोरी बनाकर किसी के दिमाग में डालें और वो उस बात को सुने, अगर नहीं सुन रहा है, तो आचार्य विष्णु शर्मा एक मनोवैज्ञानिक थे, तीनों राजकुमार के दिमाग को अपने कब्जे में ले लिए थे उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से। एक कह सकते हो सम्मोहन विद्या के तरीके से हिप्नोटाइज्ड करके, मेस्मराइज करके तीनों राजकुमारों का ब्रेन ही वो अपने कब्जे में ले रखे थे। और उस वक्त वो जो जो कहानियां सुनाते गए तलवार चलाने की, लेकिन एक बात है कि उनकी कहानियों में इंसानी कैरेक्टर कम और जानवरों की कैरेक्टर ज़्यादा थी। ये उनका मंतव्य था कि हम इस कहानियों को आसान बनाने के लिए उन्होंने शेर, सियार, सिंह, खरगोश, कछुआ, इन सब की कहानियों में कैरेक्टर के रूप में लिया और निश्चित सम्मोहन विद्या से राजकुमारी के दिमाग को अपने कब्जे में लिया। और आचार्य विष्णु शर्मा ने उन्हें जो कुछ भी सिखाया वो सब भली भांति सीखते गए। 2, 4, 10, 20 स्टोरी सुनाने के बाद राजकुमार सबके अंदर में अपनी आप जो है वो एक नैतिकता जागी और उनका दिमाग तो था ही आचार्य विष्णु शर्मा के सम्मोहन विद्या के कब्जे में। उसके बाद कहानी सुनने के बाद तलवार की वो कहानी सुन लेते थे और राजकुमार सब खुद मैदान में जाकर तीनों भाई आपस में प्रैक्टिस भी करते थे। और इस तरीके से आचार्य विष्णु शर्मा की आप जादू कहो या फिर कोई तंत्र कहो, इससे उन्होंने तीनों राजकुमार को बना दिया। तीनों को लेकर राजा अमर शक्ति के पास आए। राजा अमर शक्ति ने तीनों राजकुमार के वैभव कौशल को देखा, उसके बुद्धि को परखा और बहुत खुश हो गए। वो आचार्य विष्णु शर्मा के पैर पर गिर गए कि आचार्य, आप नहीं होते तो मैं जब मरता तो मेरी आत्मा को कभी संतुष्टि नहीं मिलता कि हमारा पुत्र सब कैसा हुआ, वो कैसे राजकाज चलाएगा। आप धन्य हैं और मैं आप जैसे बुद्धिमान हमारे राज्य में रहता है, ये इससे मैं भी धन्य हो गया। तो ये थी आपकी पंचतंत्र की कहानियों का किस्सा और आचार्य विष्णु शर्मा की। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग पंचतंत्र की कहानियों को जरूर पढ़ें, क्योंकि आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन जाएं, जब आप वर्क प्लेस पर जाओगे ना, तो वर्क प्लेस पर जाओगे तो देखोगे आपके साथ कोई ऊपर का अधिकारी या मालिक शोषण कर रहा है आपका, या आपके साथ चालाकी कर रहा है, आपको वेतन कम दे रहा है, आपको ठग रहा है। तो इन सारी ठगी, शोषण को आप 2 तरीके से ले सकते हो। आप भी चालाकी करोगे, आप भी बुद्धिमानी दिखाओगे, या फिर लड़ पड़ोगे। तो लड़ना नहीं है तो आप पंचतंत्र की कहानियां पढ़ो, जिससे आप वर्क प्लेस पर काफ़ी बुद्धिमान रहोगे। लोग आपके बुद्धि को सराहेगा और आप हर एक काम को ऐसे अंजाम दोगे कि सब खुश भी रहेगा। और अगर आपके साथ कोई चालाकी कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो उस चालाकी और शोषण का जवाब भी आपको पंचतंत्र की कहानियों से देना आ जाएगा। तो आप लोग जरूर पढ़ोगे ना सब पंचतंत्र की कहानियाँ। बहुत ही सुंदर छोटे छोटे स्टोरी होते हैं, लेकिन आपको बुद्धिमान बनाकर जरूर छोड़ेगा। आप जितने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का नॉलेज लिए हो बहुत अच्छा है, लेकिन समाज में जीने के लिए अगर आपको व्यवहारिक होना है, एक विवेकी इंसान बनना है, चालाकी का जवाब चालाकी से देना है, ना कि युद्ध से, तो आप लोग पंचतंत्र को जरूर पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।
और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, गलतियाँ हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।